Hi guys, how are you? So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Accounts of Companies. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों. आइए जरा इसकी शुरुआत करें और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, उन सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज है ये, खासकर ऑडिटर्स के लिए, राइट? जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाएंगे उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा दोस्तों. तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज अपनी इंपॉर्टेंस आखिरकार कहां से लेकर आता है, उसका कारण, उसके बारे में सब हम जानेंगे. क्योंकि मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो हैं उन्होंने पैसा लगाया है और उन्हें अपने पैसे का सही हिसाब किताब चाहिए. बोलिए हाँ या ना. तो इस वजह से यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उन्हें सही चीज पेश करें. उन्होंने जितना पैसा लगाया उसका सही प्लस माइनस क्या हुआ, कितना कमाया, कहां लगाया, कितने खर्चे हुए, सब चीजें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देते हैं. बोलिए हाँ या ना. तो जब मैं बात करूंगा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी. बोलिए हाँ या ना. ऑडिटर इस रिपोर्ट को बनाएगा, इसके साथ साथ मेंबर्स के साथ ने न सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बल्कि ऑडिट रिपोर्ट भी रखी जाएगी. प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे साल में क्या काम किया, बोर्ड अपनी रिपोर्ट भी बनाएगा अपने काम की. सो उस काम के लिए जो ये बोर्ड रिपोर्ट है मेरे भाई, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट जब जाएगी, इन सब के क्या क्या प्रोसीजर होंगे, कैसे बनाई जाएगी, क्या क्या कंटेंट होंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन इसे साइन करेगा, कैसे पेश किया जाएगा. मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है और इसमें हमें कुछ फ्रॉड नजर आ जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होंगे. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि भैया क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी भी बनानी है, इनको बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो भैया क्या ये सब बातें इनमें पूरी हुई, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो उनके कारण क्या थे, और अगर ऐसा हुआ तो भैया क्या स्टेप्स लिए जाएंगे. बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो अब हम चलते हैं इसकी शुरुआत करने, और शुरुआत होगी दोस्तों हमारे पहले टॉपिक से कि अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहला पॉइंट उसके रीजंस. क्या हर कंपनी को, एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, हर साल, एवरी ईयर क्या करेगी, उसे प्रिपेयर करने होंगे. शैल प्रिपेयर व्हाट? सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स. भैया अकाउंट्स बनेंगे, उसी से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी. बोलिए हाँ या ना. बिल्कुल ठीक बात है. फिर इसके साथ साथ अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स. अब ये अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. तो इन दोनों के साथ साथ जब इसकी तैयारी पूरी हो जाती है तब हम पहुंचते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ केसेस में हमें ये सब चीजें बनाकर देनी पड़ेंगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी इन दोनों के बेसिस पर. किन के बेसिस पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स के बेसिस पर एंड पेपर्स के बेसिस पर. सो every company has to prepare this. Every year this has to be prepared. And if you are head office, तो भैया हेड ऑफिस, उसके साथ तो बनाओ ही बनाओ अकाउंट्स. अगर आपकी कोई ब्रांच है तो उस ब्रांच के अकाउंट्स को भी बनाना पड़ेगा और उसकी सारी डिटेल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी. तो हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि आपके हेड ऑफिस के अकाउंट्स जो बनेंगे उसी के साथ साथ या तो आप ब्रांच के अकाउंट्स बना लीजिए. लेकिन कई बार ब्रांचेस बहुत बड़ा बिजनेस कर रही होती हैं, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट तरीके से चल रही हैं और वो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं करती.
तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ब्रांच के सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बट जब हम सभी को पेश करेंगे कि हमारे बिजनेस ने ये काम किया, तो भैया बिजनेस में तो सारी की सारी ब्रांचेस और इंक्लूडिंग हेड ऑफिस, इन सब की डिटेल देनी पड़ेगी। तो किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए अकाउंट्स में आप सीखते हैं वो कैसे किया जाए, बट यहां पर किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब बातें हम सीखेंगे। सो हेड ऑफिस के अकाउंट्स प्लस ब्रांच इफ एनी, उसके अकाउंट्स भी आपको हर साल देने पड़ेंगे, राइट। तो पर्पस क्या होगा, हमने ऑडिटर को लास्ट चैप्टर में बिठाया था कि जी आप आओ जरा देखो सब अकाउंट बढ़िया तरीके से बने हैं कि नहीं, क्या ये सब ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस देते हैं या नहीं, ये हमारा जानने का मकसद है। कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इस काम के लिए हमने देखा था। तो भैया अगर ऑडिटर ने सब पता लगाना है तो उनको क्या चाहिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई उन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का जो सारा का सारा रिकॉर्ड है जरा हमारे सामने पेश करो, और वो रिकॉर्ड रखा जाएगा यहीं पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अदर पेपर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और यहीं से हमें डिमांड करनी है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस की, राइट। सो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बनाए जाएंगे। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट एवरी ईयर वेदर इट इज हेड ऑफिस और ब्रांच, और दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज बुक्स विल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, राइट। ये हो गया। अब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जब भी बनाए जाते हैं, आप सब जानते हैं अकाउंट्स में अच्छी तरह से पढ़ा है आपने कि हम अक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं, यानी जब ट्रांजैक्शन होगी उसी वक्त उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, वेदर इट इज पेड और नॉट। सो किसी भी हाल में कैश बेसिस पर अकाउंट्स नहीं बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जब कैश गया मैंने तभी एंट्री की, या जब कैश आया मैंने तभी एंट्री की, ऐसा नहीं होगा। जब वो ट्रांजैक्शन अकर होगी ड्यू बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर हम उनकी अकाउंटिंग करने वाले हैं, राइट। सो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जब भी बनाए जाएंगे, दीज विल बी केप्ट ऑन व्हाट, अक्रूवल बेसिस, राइट। और ये क्या है हमारी, ये है अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा, अजम्पशन भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और इसके बेसिस पर क्या होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विल बी डन व्हेन दे अक्रू rather than when they are received or paid। तो भैया जैसे अक्रूवल हो जाएगा हम तो उसी वक्त उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे, हम ये वेट नहीं करेंगे कि कैश दिया या नहीं, कैश लिया या नहीं। सो देयर इज नो एक्सेप्शन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी। हर कंपनी को क्या करना है, अक्रूवल बेसिस पर ही अपने अकाउंट्स बनाने हैं, और किसी भी हाल में क्या नहीं किया जाएगा, अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस अलाउ नहीं किया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये था हमारा सिस्टम, सॉरी ये था हमारा बेसिस, अक्रूवल बेसिस जिसे हम ड्यू बेसिस भी कहते हैं। लेकिन किस सिस्टम से बनाएंगे ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि हमारा अकाउंट्स को बनाने का सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम होता है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वन विल बी डेबिट, वन विल बी क्रेडिट, और अकाउंट्स के दो हिस्सों को, दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को भी ये इंपैक्ट करेगा। सो बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफेक्टिंग टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। वो है क्या, डेबिट एंड क्रेडिट, और इट ब्रिंग्स effective control of business because all the books of accounts, all the accounts in the books are going to be balanced at the end, right। तो आप देखते हैं, आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि डेबिट का जो एस्पेक्ट है और क्रेडिट का एस्पेक्ट है वो रिकॉर्ड करें और उन दोनों के अमाउंट्स सेम हो। सारी जर्नल एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद आप लेजर में लेके जाते हैं, देन ऑल्सो यू मेक श्योर दैट कि एक का डेबिट इंपैक्ट है और दूसरी साइड का क्रेडिट। तो यानी दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स में
जब वो लिख दी जाती है ट्रांजैक्शन, एट दैट टाइम ऑल्सो वी मेक श्योर कि जो क्रेडिट का अमाउंट अगर हमने कुछ लिखा और जो डेबिट का अमाउंट लिखा, ये क्या दोनों चीजें सही थी। हमने दो अमाउंट्स को देखना है और दोनों के अमाउंट्स को भी देखना है, अकाउंट के साथ अमाउंट। एट द एंड हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर गया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? जब ट्रायल बैलेंस मैच करता है, इसका मतलब सारे डेबिट, हमारे पास जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ये सारे के सारे मैच करते हैं। फिर हम इसे आगे लेके जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ एंड में हम बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अपने नाम में ही जाहिर है कि भैया बैलेंस होगी, राइट। तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों ही आपकी बैलेंस हो जाती हैं। आप कहते हैं जी यही तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। सो किसी भी हाल में सिंगल एंट्री सिस्टम पर बुक्स नहीं बनाई जाएंगी, राइट। आपको याद होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम भी अलाउ किया जाता है, बट सोल प्रोप्राइटर जो छोटे छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, राइट, या फिर प्रोफेशनल्स जो हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में काम कर सकते हैं, राइट। हम यहां बात कर रहे हैं कंपनीज की, तो कंपनीज को किसी भी हाल में अक्रूवल बेसिस पर ही अकाउंट्स बनाने हैं और डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करना है। क्या ये बात अच्छी तरह समझ में आई? ये दोनों पॉइंट्स दोस्तों हमने सीखे। अब चलते हैं हम अपने अगले काम पर। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले दो चीजें बनाई गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स। अब सवाल ये आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या चीज है, ये अदर रेलेवेंट पेपर्स क्या चीज है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आप जानते हैं दोस्तों, ऑल सम्स, चाहे वो रिसीव के हो चाहे मनी स्पेंट के हो, हमें सब रिकॉर्ड करना है। ठीक बात है कि नहीं? फिर मैटर्स इन रिलेशन टू विच इट टुक प्लेस, वो मैटर भी लिखना है। दैट मीन्स अगर मैंने कैश रिसीव किया बाय सेलिंग माय गुड्स, तो मुझे वो मैटर भी तो लिखना पड़ा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया, यानी मैंने अमाउंट तो लिखा ही कि कितने रुपए की सेल की, मैंने मैटर भी लिखा, राइट। तो यह सारे सम्स, वेदर आपने कुछ मनी रिसीव किया या कुछ मनी पे किया। अब अगली बात, ऑल सेल्स परचेजेस ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया कंपनी ने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी बेची, उन सब का रिकॉर्ड, सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। उसके बाद सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज की डिटेल, अच्छी तरह से डिटेल दी जाएगी अभी। फिर ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर कॉस्ट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वहां पर कॉस्ट के रिकॉर्ड रखना कई बार ज्यादा कंपलसरी हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे तो, राइट। सो ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148, हम इसकी बात करेंगे, विल कम टू दिस सेक्शन 148 वेरी सून। सो हमें करना क्या है, इफ अ कंपनी बिलोंग्स टू अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी, वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी चेक की जाएगी, तो वहां पर आपको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड रखने हैं रिगार्डिंग कॉस्ट्स। जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने क्या क्या चीजें आती हैं, आपके सामने कॉस्ट शीट आती है, राइट। आपके सामने मार्जिनल कॉस्टिंग आती है, राइट, बजटरी कॉस्टिंग आती है। इन सब चीजों का आप यूज करते हैं, खासकर जहां पर प्रोडक्शन हो रही हो, खासकर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, वहां पर कॉस्ट, इन सब चीजों पर ध्यान रखना कॉस्ट के रिकॉर्ड्स पर बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि हम जानते हैं ₹1 सेव्ड इज ₹1 अर्नड, रुपी सेव्ड इज रुपी अर्नड। अगर हमने ₹1 कॉस्ट का बचा लिया तो समझ लीजिए आपने वही ₹1 कमा लिया। सो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बातें होती हैं, दो बातें, कॉस्ट का रिडक्शन करो या कॉस्ट अगर सही लेवल पर जा रही है तो उसे उसी पर कंट्रोल करो। सो कॉस्ट अगर ज्यादा लग रही है तो उसे रिड्यूस करने का टारगेट है,
और अगर कॉस्ट सही लेवल पर लग रही है भैया तो उसे कंट्रोल करना है। सो कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल जहां पर ज्यादा जरूरी होगा वहां पर अकाउंट्स भी बनवाए जा सकते हैं स्पेसिफाइड कंपनीज के द्वारा, राइट। इसके बारे में और बात करेंगे। तो ये सब चीजें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज बुक्स एंड पेपर्स। जितने अकाउंट्स एंड वाउचर्स हैं भाई, मैंने जर्नल एंट्री कर ली, लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, लेकिन इससे पहले इसके साथ साथ एडिशनल पेपर्स, एडिशनल बुक्स जो बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ रही है, मान लीजिए इन्वेंट्री के लिए अलग कुछ बनाना पड़ रहा है, आपने वाउचर्स बनाए पूरी तरह से, ये सब अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ही तो हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट से जुड़े हुए। फिर आपने कई कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, डीड्स की हुई हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं आपने, ये सब क्या है दोस्तों? अदर बुक्स। सो जितने भी अदर राइटिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब इन रेलेवेंट बुक्स में आएंगे, चाहे आप इन्हें फिजिकल में रखें, फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डजंट मैटर, बट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स हमारी रिक्वायरमेंट होगी। क्या ये बात समझ आई? यही अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में इंक्लूड भी होता है। अब जैसे कई लोग बोलेंगे जी ये डीड्स ये क्या हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दोस्तों। मैंने अगर किसी सप्लायर से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस रेट पर आप मुझे सप्लाई करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली मेरे अकाउंट्स पर भी तो इंपैक्ट डालेगा। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि मुझे रेट चेक करना पड़ेगा कि किस रेट पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और क्या बिल में वही रेट आया है या नहीं, क्या इनवॉइस उसी रेट से बना है या नहीं, ये सब बातें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इनको मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है। अब सवाल याद है, अकाउंट्स तो हमने बना लिए, बुक्स की बात हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, मगर ये रखेंगे कहां? द प्लेस वेयर दीज अकाउंट बुक्स आर टू बी केप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस प्लेस पर, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस is being explained in section 128 subsection 1, very very important point। कहां रखे जाएंगे? हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर मान लीजिए उतनी बड़ी जगह नहीं है कि हम अपने अकाउंट्स को भी वहां मैनेज करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, लॉ ने ऐसा प्रोविजन आपके लिए बनाया है कि अगर आप वहां ना काम कर पाए तो किसी और प्लेस पर कर लीजिए। इंडिया में किसी और प्लेस पर भी आप ये काम कर पाएंगे, यस, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया इस बारे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं ठीक है जी, हम अलग जगह पर ये रखेंगे अपनी बुक्स, ठीक है जी रख लो। अगर बोर्ड ने डिसाइड कर दिया तो खाली उनके कहने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे उन्हें इस चीज का अप्रूवल मिले। आइए देखें, जिस दिन बोर्ड ने डिसाइड किया, विद इन 7 days कंपनी को एक नोटिस फाइल करना है टू द रजिस्ट्रार। उस रजिस्ट्रार को उस नोटिस में लिख कर दिया जाएगा कि भैया इस एड्रेस पर, विच इज अदर देन आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, वी आर गोइंग टू कीप आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। सो अगर एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया, 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन डिसीजन लिया, आरओसी को बता दो भैया कि ये रहा फुल एड्रेस जो कि हमारी अकाउंट्स के बुक्स को रखने का प्लेस होगा, अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, इसीलिए हमने डिसीजन लिया। ओके जी, अच्छा रखोगे कहां कहां, क्या क्या रखोगे ये तो बता ही दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सब चीजें आपने यहां पर रख ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, ये पहला पार्ट खत्म हुआ कि आपने क्या क्या देखा, अकाउंट बुक्स कौन सी बनानी है, कब बनानी है, हर साल बनानी है, राइट, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी, अक्रूवल बेसिस पर बनाई जाएंगी, डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होंगी, या तो रखी होंगी रजिस्टर्ड ऑफिस में या रखी होंगी किसी और प्लेस पर। तो ये है बेसिक कहानी। अब आती है हमारी अगली कहानी जो जुड़ी है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से, कि भैया आखिरकार इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कैसे किया जाए। भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप रखना चाहते हो,
आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तो हमें भी तो कंप्यूटराइज्ड होना पड़ेगा, डिजिटाइज होना पड़ेगा, अपने बिजनेस को भी करना पड़ेगा। सो कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी हैज एन ऑप्शन ऑफ व्हाट, हैज एन ऑप्शन टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मजे से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट, इसलिए रखिए ना, क्या दिक्कत है। बट कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा रूल 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। रूल 3 कहता है कि भैया जो मैनर बताई गई है इन विच बुक्स आर टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यू विल हैव टू फॉलो। तो ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे रखना है, जिस तरीके से रखना है, हम फॉलो करेंगे। जरा बताओ तो सही कि आखिरकार वो तरीका क्या है। ठीक है जी, लॉ कहता है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा हमारा रूल 3। मेंटेनेंस आप करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, बुक्स एंड अदर पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ओके जी, ये तो मालूम है हमें बात। आगे बताओ, बुक्स शैल बी रिमेन एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल सब्सिक्वेंटली। कि भैया आपने जब ये बुक्स बना ली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इस तरीके से रखो कि अब आने वाले समय में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। बोली हाँ या ना, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन आपने रखी, इट शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। जो भी इंफॉर्मेशन आप रख रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, वो फॉर्मेट आपको रूल्स बताएंगे। ठीक है जी, कैसे फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड। बिगिनिंग में जब उन्हें बनाया गया था तो भैया जनरेट करते समय वो कैसी पोजीशन में थे, कैसे भेजे गए थे, कैसे रिसीव किए गए थे, बिल्कुल वैसी ओरिजिनल पोजीशन में आप इसे रखेंगे। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट्स बन गए भैया, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, राइट, बिल्कुल ठीक है जी, मान ली ये बात आपकी। वो फॉर्मेट या फिर इसके अलावा इन विच इट शैल प्रेजेंट एक्यूरेटली द इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड। अल्टीमेटली मकसद क्या है, अल्टीमेटली मकसद ये है कि जो काम कहा गया, जो चीज बनाई गई, जो रिकॉर्ड्स रखे गए, उन्हें हमने एक्यूरेटली प्रेजेंट करना है, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं, इसीलिए ये बात कही गई। एंड इंफॉर्मेशन कंटेन्ड शुड बी कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड, यानी उसमें ऑल्ट्रेशन मत करना और पूरी देना। अधूरी दी है आपने, इनकंप्लीट दी है तो भी गड़बड़ है। अगर आपने पूरी दी मगर उसमें छेड़छाड़ करके दी, कुछ ऑल्ट्रेशन कर दी, तो भी गड़बड़ है। इसीलिए कहा गया कि भैया जनरली जिस तरीके से बनाई गई ओरिजिनल फॉर्म हमें चाहिए, द ओरिजिनल फॉर्म इन विच इट वॉज सेंट एंड रिसीव्ड और रिसीव्ड, उस फॉर्म में आपको ये अपने पास इंफॉर्मेशन रखनी है। एंड इट शुड बी एक्सेसिबल इन फ्यूचर। ठीक है जी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, इस तरीके से रखनी है, प्रॉपर फॉर्मेट में रखनी है, विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, मान लिए बात। अब इसके अलावा आप अगर हेड ऑफिस हैं तो भैया बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है, उन ब्रांचेस से जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कैसे मैनेज करोगे भाई, आओ देखें। सो इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिस, दैट हैज टू बी डेल्ट विद। वहां से कुछ लिख कर आया और आपने यहां पर उसको ऑल्टर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जिस तरीके से वहां से इंफॉर्मेशन आई है आप वैसी रखोगे। इट शैल नॉट बी ऑल्टर्ड, इट शैल बी केप्ट इन अ मैनर where it shall depict what was originally received from branches, यानी जो हमने रिसीव किया उसी मैनर में उसे रखो। There should not be any alteration in that. So the manner, the form in which the accounts were received, the information were received from the branches, we have to keep that in the same manner.
अब आप कहेंगे जी अगर मान लीजिए ब्रांचेस ने कुछ गड़बड़ करके भेज दी, कुछ इंफॉर्मेशन गलत भेज दी तो क्या करें, या गलत तरीके से कोई चीज बनाकर भेज दी तो क्या करें। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जैसा बनाकर भेजा है वैसे भी रखो, और अगर आपको लगता है कि वहां पर कुछ चेंज होना चाहिए तो ब्रांच में बैठे हुए लोगों से इंफॉर्मेशन ठीक करने के लिए कहो और सही मैनर में मंगवाओ। क्या ये बात समझ आई? ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है कि हर कोई सही काम करके हमें दे। अब इसके अलावा कौन सी इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन should be capable of being displayed in a legible form. Legible form means जिसे हम तरीके से, जो सही तरीका है उससे पढ़ सकें। मान लीजिए आपने गंदी सी राइटिंग लिख दी पेपर में, तो टीचर क्या बोलते हैं, प्लीज राइट इन लेजिबल राइटिंग, कि भैया समझ तो आए तुमने लिखा क्या है। उसी तरीके से जो भी आपने इंफॉर्मेशन रखनी है, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। एनी person who knows the accounts, who knows how to study accounts, उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया ये बिल्कुल सही तरीके से अकाउंटिंग की गई है। यहां नहीं उल्टे सीधे तरीके से आपने काम कर दिया, वो नहीं चलेगा। इट शुड बी प्रेजेंटेड लेजिबली। अगला पॉइंट, उसका बैकअप रखने की जरूरत है। बैकअप कहां रखा जाएगा? ऑनलाइन चल रहा है सब काम, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भैया कुछ करप्ट हो गया, आपकी डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? आपने हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, क्या होगा? इसीलिए उन्हें सर्वर्स में रखो, बिकॉज सर्वर्स में वायरस आएंगे नहीं। अब सर्वर्स इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। आपकी इंडिया की कंपनी है भैया, इंडियन सर्वर्स में रखेंगे आप। सर्वर्स क्या होते हैं जानते हैं आप? सर्वर्स भी एक तरह की बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है। मान लो जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है और आपके पास छोटी सी पेन ड्राइव जो होती है, ये क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क उससे बड़े डेटा को स्टोर करती है, राइट। और जो सर्वर्स हैं, सर्वर्स भी एक तरह के बहुत बड़े बड़े स्टोरेज स्पेसेस है जहां पर डेटा को रखा जा सकता है। अब ये जो पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, जैसे एक इसकी बात करें तो ये एक हार्ड डिस्क है दोस्तों, राइट। ये एक हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क को मैं फिजिकली टच कर सकता हूं, देख रहा हूं। लेकिन सर्वर्स हमारे क्लाउड में हो सकते हैं, वो वाले बादल नहीं जो बरसात करते हैं, वो वाले बादल, वो वाले क्लाउड्स जहां पर हमने अपने सर्वर्स को मेंटेन किया हुआ है, हम उसे देख नहीं पा रहे, बट उन सारे के सारी चीजों को ऑनलाइन हमने सेव कर लिया। जैसे गूगल ड्राइव है, वो एक तरह से आपके लिए स्टोरेज का स्पेस है। ड्रॉप बॉक्स है, वो एक स्टोरेज का स्पेस है। उनके बड़े बड़े सर्वर्स हैं जहां लाखों लोग अपना सामान रखते हैं। अमेजॉन के सर्वर्स हैं। सो वट एवर बी द स्पेस, हम वहां पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वायरस आएगा नहीं, वहां पर डेटा सेफ रहेगा, इसीलिए उन सर्वर्स में वो रखा जाए। बट शर्त ये रख दी गई, कंडीशन ये रख दी गई कि मेरे दोस्त, अगर आपने ये रखना है तो वो सर्वर्स इंडिया में होने चाहिए और पीरियोडिक बेसिस पर लगातार अपना डेटा वहां पर सेव करते रहिए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो उसके बाद आती है हमारी, क्या रखेंगे आप? बैकअप किसका रखेंगे? ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स। एक बार ये मिल गए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप बना ही लेंगे। सो बैकअप हैज टू बी केप्ट इन द सर्वर्स विच आर इन इंडिया। किसका बैकअप रखने वाले हैं आप? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और अदर बुक्स एंड पेपर्स का। इट शुड बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड, एंड जो भी आपके आउटसाइड इंडिया है वहां पर भी आपकी अगर कोई चीज है तो भैया उसको ला करके यहां पर आप अपने पास इंडिया में डेटा को रखेंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो हमने अभी तक मेंटेनेंस से जुड़े जो रूल्स पढ़े, उसमें क्या क्या पढ़ा कि बुक्स एक्सेसिबल रहेंगी, इस तरीके से आप बनाएंगे, उस फॉर्मेट में बनाएंगे जो कि ऑल्टर्ड ना हो, राइट। और इंफॉर्मेशन जो भी ब्रांचेस से आएगी वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन जो भी आप डिस्प्ले करेंगे वो लेजिबल फॉर्म में होगी, समझ में आनी चाहिए।
जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, उनका डेटा you have to keep it, you have to save it in the servers located in India. ये है दोस्तों ई फॉर्म वाले अकाउंट्स के रूल्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए अकाउंट्स के रूल्स। अगला पॉइंट, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर। भैया ये जो सर्वर्स हैं, ये सर्वर्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो कोई एक प्रोटोकॉल है जो कि जिसके थ्रू हम अपना डेटा वहां पर रखते हैं, सेव करते हैं, और वो प्रोटोकॉल इंटरनेट का है। यानी एक एड्रेस है, एक रास्ता, एक हमारा रास्ता अलग है, किसी और का रास्ता अलग है। तुम जिस घर में रहते हो भैया वो एड्रेस अलग है, मैं जिस घर में रहता हूं उसका एड्रेस अलग है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना सामान आपके घर में रखना है तो आपके घर का एड्रेस चाहिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपना सामान मेरे घर में रखना है या भेजना है तो भैया मेरे घर का एड्रेस चाहिए। तो मेरा जो प्रोटोकॉल है मेरे घर आने का वो अलग है, तरीका अलग है, आपके घर आने का प्रोटोकॉल अलग है, राइट। अब अगर ये इंटरनेट के थ्रू आ रहा है तो ये क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस अगर आपने सुना हो तो इसे कहते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। यानी जो लोग हमें ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर्वर्स की, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए। बोलिए हाँ या ना, उन्हें बोलते हैं आईएसपी। क्या बोलते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो भाई लॉ कहता है जरा उन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की हमें लिस्ट दे देना भैया। रजिस्ट्रार साहब को इंटीमेशन देना है आपने, अच्छा जी दे देंगे। कंपनी कहती है सो द कंपनी शैल इंटीमेट टू whom, टू द रजिस्ट्रार, राइट, ऑन विच बेसिस, एनुअल बेसिस, हर साल। ये नहीं कि हमने हाँ जी एक दिन में कुछ अपडेट किया, रजिस्ट्रार साहब हमने अपडेट कर दिया, ऐसा नहीं। एनुअल बेसिस पर आप अपडेट करिए। कब, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपने पहुंचानी है, वहां पर जरा उस सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल भी ले जाइएगा। अच्छा जी ले जाएंगे, क्या डिटेल चाहिए ये तो बता दो। आप बोलोगे बिल्कुल बताते हैं। एक तो उसका नाम बता देना, एक उसका आईपी एड्रेस बता देना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बताया था मैंने, आईपी एड्रेस, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसकी लोकेशन बता दो भैया जहां पर भी एप्लीकेबल है, राइट। कई बार लोग सिंगापुर के सर्वर्स में रख देते हैं, यूएस के सर्वर्स में रख देते हैं, हमें यहां पर इंडिया के सर्वर्स में रखना है और उसकी लोकेशन भी बतानी है, कहां है, हैदराबाद में है, बैंगलोर में है, कहां पर है। सो उसके बाद इफ इंफॉर्मेशन इज ऑन क्लाउड, जैसा कि मैंने बताया था, तो उसका एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर से लेकर के आपको देना पड़ेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो सर्वर्स बड़े बड़े होते हैं भैया दोस्तों, वहां पर भी रखा जा सकता है। क्लाउड्स में रखा गया तो उन क्लाउड का एड्रेस, क्लाउड में फिर बता दूं ये वो बादल नहीं जिससे वर्षा होती है, ये वो नहीं है दोस्तों, राइट। आप आईटीएसएम जब पढ़ेंगे अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन आजकल के बच्चे तो वैसे ही 4G है भैया, उनको ये चीजें जल्द से जल्द मालूम हो जाती हैं। शायद आप में से कुछ लोग इसे पहले से जानते भी। चलिए यहां तक हमारा जो काम था मेंटेनेंस का वो खत्म हुआ। मैं अब चलने वाला हूं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि स्पेशली ब्रांच ऑफिस की कहानी बताएगा। ऐसा क्यों भाई, ब्रांच ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में इतनी स्पेशल बातें क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि आज की डेट में बिजनेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब बिजनेस बढ़ते चले जाते हैं तो लोकेशंस भी बढ़ती हैं। जब लोकेशंस हमारे पूरे इंडिया में फैल गई मान लीजिए, तो भैया हर जगह से पैसा आएगा भी और कहीं ना कहीं से पैसा जाएगा भी। उनका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? जो पैसा आना और जाना है उसके न जाने कितने कारण होंगे, उन सबको रिकॉर्ड रखने के लिए अगर हमारा हेड ऑफिस सक्षम है तो भैया जरूर रखें। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रांच ऑफिस में इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दैट वी आर नॉट एबल टू कीप इट ऑन डेली बेसिस, in that very case we'll have to make that branch independent कि भैया अपने अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली बनाओ। अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अकाउंट्स कैसे बनाए जाएं,
राइट। सो मैं चलता हूं दोस्तों अब आगे। हमें ब्रांच की बात करनी है। ब्रांच में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा रही हैं भैया, चाहे वो ब्रांच ऑफिस आपका इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको ब्रांच ऑफिस में जो बनानी है वो क्या होंगी? आप कहोगे जी ब्रांच तो बहुत दूर है, तो अकाउंट्स तो वही बनेंगे, यहां तो बन नहीं रहे। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वही बना हुआ, लेकिन प्रॉपरली समराइज्ड रिटर्न्स जो है वहां से आपको मंगानी पड़ेगी पीरियोडिकली, कि भैया महीने दर महीने, हर महीने या हर एक क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। तो जनरली हर महीने मंगाई जाती हैं, और जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ता चला जाएगा उतनी ही ज्यादा रिपोर्टिंग भी बढ़ती चली जाएगी। यानी हो सकता है कि हर 15 दिन बाद आपसे कहा जाए भैया आ जाओ ब्रांच वालों, जरा अपनी अकाउंट्स की डिटेल दे दो, राइट। सो these branches are going to make those accounts and they will send the information, the summary of those transactions proper manner में किसको? to the company, where at the registered office। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में अकाउंट है भैया तो वहीं भेजना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए हमने तो रजिस्टर्ड ऑफिस में अकाउंट रखे ही नहीं, कोई और जगह पर रखे थे, बोर्ड ने डिसाइड किया था, कोई बात नहीं भैया, तो यू कैन सेंड दोज डिटेल्स इन दैट एट दैट प्लेस, राइट, इन दैट ऑफिस जहां पर हमने ये अकाउंट्स रखे, भेज दो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। सो वेयर दीज आर केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। भैया जब डायरेक्टर आएंगे वो कहेंगे जरा अकाउंट्स खोलो जी ब्रांच वाले, तो डायरेक्टर साहब को दिखाने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बट ये नहीं कि रात को आ गए 10 बजे, चलो जी खोलो जरा दरवाजा ऑफिस को, मुझे तो अकाउंट्स देखने हैं, ये कहानी नहीं है। बिजनेस आवर्स अगर हैं तो बिजनेस आवर्स में आप आइए, आपका स्वागत है, और आपको अकाउंट्स दिखाए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? सो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ब्रांच ने जो बनाए, उसकी प्रॉपर समरी प्रॉपर तरीके से भेज दी जाए कंपनी को, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर उस प्लेस पर जहां पर वो अकाउंट्स रखे गए हैं, और वहां पर ये सब अकाउंट्स ओपन रहेंगे फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स एट एनी टाइम, बट इट शुड बी बिजनेस आवर्स, राइट। तो ये दोस्तों खत्म हुआ काम। अब मैं चलता हूं कि अगर डायरेक्टर आ गए और कहा जी हमें तो इंस्पेक्शन करनी है, तो करो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है। चाहे आप नॉमिनी डायरेक्टर हो, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे प्रमोटर डायरेक्टर हो, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो, आपका स्वागत है, आइए देखें। हमने सारे के सारे बुक्स एंड पेपर्स आपके लिए तैयार करके रखे हैं यहां पर। सो बुक्स एंड पेपर्स में जो आप देखना चाहें हम आपको दिखाते हैं, चाहे अकाउंट्स बुक्स हो, अकाउंट्स या वाउचर्स हो, डीड्स, रजिस्टर्स, मिनट्स हो, राइटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स हो, सब चीजें हमने यहां रखी हुई हैं। आप बताइए क्या करना चाहते हैं, आराम से करिए आके। तो बिजनेस आवर्स में ये सब देखने का राइट किनके पास है दोस्तों? डायरेक्टर्स के पास। अब अगर किसी सब्सिडरी कंपनी की बुक्स की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो क्या की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भैया सब्सिडरी के अकाउंट्स भी दिखाए जाएंगे, जब भी कोई डायरेक्टर आएगा पूछेगा तो दिखाने पड़ेंगे। सो बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दीज अकाउंट्स विच आर बीइंग केप्ट इन सब्सिडरी कंपनी, they can also be inspected by these board of directors। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अगर ये रेजोल्यूशन पास किया हुआ है तो जाकर के उन अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और हम किन के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। मैं चलता हूं दोस्तों आगे। और डायरेक्टर्स जब चाहे दे कैन सीक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, they can seek financial information, that means they can demand कि भैया लाओ दिखाओ, इंफॉर्मेशन दिखाओ, मुझे ये इंफॉर्मेशन देखनी है कंपनी से जुड़ी हुई। लेकिन कैसे? ओनली बाय हिमसेल्फ, इंडिविजुअली खुद आएगा। किन की बातचीत हो रही है, कहां की?
उन सब ब्रांचेस की जो आउटसाइड इंडिया है। तो जो ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया हैं उनकी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो अभी हमने जो देखा, हमने कहा ब्रांचेस को अपने अकाउंट्स बनाने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस या उस प्लेस पर भेजने हैं जहां पर ये अकाउंट्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेंगे। डायरेक्टर्स, चाहे वो नॉमिनी डायरेक्टर हो, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, ये सब जाके जो भी हो देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन, राइट। और अगर सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स देखने हो वो भी देखे जा सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टर क्या कहेगा जी, रेजोल्यूशन तो ऑलरेडी बोर्ड ने पास कर दिया, तो हम देख सकते हैं। देखो ना भाई, अगर वो देखना चाहता है अकाउंट्स उस कंपनी के, सॉरी उस ब्रांच के विच इज आउटसाइड इंडिया, उसके भी अकाउंट्स दिखाए जाएंगे भाई। लेकिन खुद आएगा इंडिविजुअली तो ही दिखाए जाएंगे। एंड नॉट बाय और थ्रू हिज अटॉर्नी होल्डर, एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। भैया तुम खुद आओगे तो बिल्कुल दिखाई जाएंगे। ये नहीं कि तुमने अपना एक ऑथराइज्ड पर्सन भेज दिया, जी जरा इनको दिखा दो, ऐसा नहीं होगा। सो ये काम तो हो गया फिनिश। और अब अकाउंट्स बुक्स की प्रेजर्वेशन की बात आने वाली है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स में भी आपने ये बात पढ़ी है, टैक्सेशन के रूल, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट भी ये कहता है कि आपको अपने पुराने 8 सालों के अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखने हैं। हम कभी भी उसकी डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ में भी रख दी गई कि भैया 8 साल, पिछले 8 साल के इस करंट ईयर से जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इससे पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स आपको इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ सकता है। हर बार रखना पड़ेगा। हम कभी भी उसको आने के लिए, उसको देखने के लिए आ सकते हैं, उसको देखने की डिमांड कर सकते हैं। हम पुरानी कुछ भी एंट्री, कुछ भी आपकी रिटर्न्स को दोबारा से ओपन कर सकते हैं, बट उससे पुरानी नहीं। आपका सवाल ये हो सकता है जी, अगर कोई कंपनी अभी 3 साल हुए, जरा उसका बताओ क्या होगा। तो भाई ठीक है, 3 साल हुए ना, तो तीनों के 3 साल रखो। 5 साल हुए फिर क्या होगा जी, तो 5 के 5 साल रखो ना भाई। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस करंट ईयर से पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर्स की इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखनी है। उससे पुरानी को भले डिस्ट्रॉय कर दो बिना किसी परेशानी के, राइट। तो उसी पीरियड की यहां बात की जा रही है। सेक्शन 128 क्या कहता है, आइए देखें। 28 सबसेक्शन 5, पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स। तो अगर कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 8 ईयर्स, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना भैया। इस करंट ईयर से पिछले 8 सालों तक के जरा अकाउंट्स तैयार करके रख लो, हम कभी भी देखने आएंगे, कभी भी मंगाएंगे। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स आपको संभाल के रखने हैं फॉर 8 ईयर्स प्रीसीडिंग द करंट ईयर। क्या ये बात समझ में आई? एंड दीज शुड बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। ये नहीं आप कहो जी अरे ये तो 8 साल पुराने हो गए जी, ये तो ना जरा फट गई किताब, यहां से कुछ ना इंक ज्यादा आ गई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये सब कुछ नहीं चलेगा। दीज शुड बी केप्ट इन गुड ऑर्डर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है लेस देन 8 ईयर्स, तो भैया जितने साल से एग्जिस्ट कर रही है उतने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस वाउचर्स उसे संभाल के रखने। सो फॉर ऑल फाइनेंशियल ईयर्स, जितने भी फाइनेंशियल ईयर के लिए वो अभी तक काम कर रही है, कर चुकी है, वो सारी डिटेल इट शुड बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। क्या ये बात समझ आई? बहुत ही आसान। अब मैं चलूंगा दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। ध्यान रखिए, कभी भी कंपनी के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन अगर ऑर्डर कर दी गई कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन आ गई, अच्छा जी इसमें तो बहुत गड़बड़ घोटाला नजर आ रहा है, तो वो ये भी कह सकते हैं जी 8 साल तो लॉ ही बोल रहा है, हम कह रहे हैं कि तुम्हें अब अपने 12 साल, 13 साल, 15 साल, 10 साल, वॉट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम फिट, वॉट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्स, उतने पीरियड के हमें अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। सो इफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, तो होगा क्या,
उस केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट करेगी कि आपको these books of accounts should be kept, should be preserved for a period longer than 8 years. Very 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 important, right? तो ये दोस्तों देखा जाए इस हिसाब से 8 साल की जो आईटी की रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो फुलफिल्ड. तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं. with this provision, requirement of what? Requirement of income tax is also, IT लिख दिया मैंने, income tax is also met. very very important. अब आया जबरदस्त क्वेश्चन कि भैया आखिरकार वो कौन से लोग हैं जिन सबको इन अकाउंट्स को बनाने की, उनकी मेंटेन रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी. बनाने के लिए तो भले हमने अकाउंटेंट्स को बुलाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट भी करेंगे. मैं बात कर रहा हूं मेंटेन करने की. तो जो पावर है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई और जो जिम्मेदारी है वो भी दी गई कि तुम्हें देखना है कि ये सारे के सारे अकाउंट्स अच्छी तरह से बनाए जा रहे हैं कि नहीं, क्या सही तरीके से सब चीजें बन रही हैं. तुम्हें बस इंश्योर करना है कि सब काम चल रहा है. चेक तो कोई और करेगा, बट यू विल हैव टू मेक श्योर दैट दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली, राइट. तो वो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकलते आते हैं ना. मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. या फिर एक ऐसा डायरेक्टर जिसे फुल टाइम है डायरेक्टर वो, और जिसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का चार्ज दिया गया कि जी फाइनेंस की सारी बागडोर आपके हाथ में है, संभालो इसे. तो भैया वो भी जिम्मेदार है. ठीक बात है कि नहीं? होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस. या अगर आपके पास सीएफओ है, सीएफओ कौन? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो जिम्मेदार. अदरवाइज एनी अदर पर्सन टू whom बोर्ड हैज गिवन चार्ज ऑफ कंप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 128. तो सेक्शन 128 के पूरे की पूरी कंप्लायंस की जिसकी जिम्मेदारी दी गई, अगर इस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दी गई है तो भैया वो ये निभाएगा. ये हो गए हमारे ये 4 पॉइंट्स, राइट. सो इन लोगों में से जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए जिसे कंपनी ने बनाया, भैया ही शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर कंप्लायंस बाय द कंपनी. कि भाई हमारी कंपनी क्या सेक्शन 128 का पूरा कंप्लायंस कर भी रही है या नहीं. इफ दे फेल टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू सिक्योर कंप्लायंस, तो भैया फॉर ईच ऑफेंस उनके लिए इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों इसका प्रावधान है. इंप्रिजनमेंट मिलेगी 1 साल तक की, फाइन लगेगा मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, या फिर दोनों. तो भैया ध्यान रखिए, एमडी होल टाइम डायरेक्टर हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या सीएफओ या कोई भी अदर पर्सन जिसे बोर्ड ने कहा जी आपकी जिम्मेदारी है कि सेक्शन 128 में जितनी भी रिक्वायरमेंट है सारे के सारे प्रोविजंस की कंप्लायंस आप ही को देखनी है, और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई दैट वेरी पर्सन शैल टेक ऑल स्टेप्स, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल दी स्टेप्स सो दैट कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन इज बीइंग डन, राइट. अगर वो नहीं करता तो भैया ये आपके सामने है, इंप्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये जो आपके सामने ऑफेंस के इंप्रिजनमेंट और फाइन वगैरह आ रहे हैं, ये सेम चीज दोबारा भी आएगी. तो इस अमाउंट को, इस नंबर को याद रखिए, राइट. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट आ गया मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम सब जानते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोलिए हाँ या ना.
बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, मगर हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि एक्सेप्ट ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप मत बनाओ तो भी चलेगा। फिर कई बार जो इक्विटी है यानी शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग की स्टेटमेंट कई बार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपकी कंपनी पर यह स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाने की, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने की रिक्वायरमेंट है, अगर आप पर एप्लीकेबल है, तो आपको यह भी बनानी पड़ेगी। फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स साथ में देने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिनकी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होगा। तो ऑल इन ऑल आज तक P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें तो आप जानते ही थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जानते थे, बस ये नहीं जानते थे कि भाई ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को हमने छोड़ दिया है, एक्सेप्शन में डाल दिया, उनके लिए ये करना जरूरी नहीं है। लेकिन जो बातें अब हम करने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जिन कंपनी के लिए जरूरी होगी वो बनानी पड़ेगी। अगर एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, ये आपको अभी तक मालूम नहीं था, एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो एनेक्स किए जाते हैं वो भी देना जरूरी है। सब मिला करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, विच इज आवर सेक्शन 129। नया सेक्शन शुरू हो चुका है दोस्तों, ये ध्यान से समझिएगा इसे। ये समझ लीजिए कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का सारा तरीका शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। ठीक बात है कि नहीं? और फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में आपने बनाना है एज पर शेड्यूल 3। चले जी आगे। हर फाइनेंशियल ईयर में बनाना है, तो भाई फाइनेंशियल ईयर क्या चीज है ये भी तो जानना जरूरी है। किसके लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? मान लीजिए कोई नई कंपनी शुरू होती है, हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही बोलता है कि भैया मुझे तो सारे अकाउंट देखने हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और अगर आप मान लीजिए एक सोल प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप में हैं आप, तो आप भले ही अपना कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर बना लीजिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब आप जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो वो कहेंगे अरे ये क्या ले आए, हमें भैया ये डेट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जाओ जरा चेंज करके आओ। वो तो बात रही किसकी? सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप की, वहां पर कंपल्शन नहीं है। लेकिन भैया कंपनी के केस में यह बात तय है कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चूज करना है, राइट? और अगर आपकी कंपनी नई शुरू हो रही है, तब वो आपका फाइनेंशियल ईयर कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर डेट्स का कमाल है। मान लीजिए अभी साल शुरू हुआ, 1 जनवरी है, उसके बाद 31 मार्च तक ही ये साल खत्म हो जाना है, बोलो हाँ या ना? फाइनेंशियल ईयर तो यहीं पर एंड हो जाना है। मान लो 1 जनवरी 2018 या 2 जनवरी 2018, 3 जनवरी 2018 या फरवरी या मार्च, 31 मार्च 2018 से आपकी पहले शुरू हो जाती है कंपनी। तो अभी क्या 2 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का फाइनेंशियल ईयर थोड़ी होगा। आपसे कहा जाएगा भैया आपने तो अभी शुरू किया है, तो अगले ही मार्च जब आएगी ना, आपका फाइनेंशियल ईयर तब खत्म होगा। यानी आपका पहला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डेट से शुरू होगा, लेकिन खत्म कब होगा? अगले साल की 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2019। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में 12 महीने से ज्यादा टाइम जो है
आपके पहले फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, कोई बात नहीं। उससे अगले साल से तो एक एक साल चलेगा। बोलिए हाँ नया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मान लीजिए आपकी कंपनी बनती है 31 मार्च, इस साल के 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2018 से मान लीजिए, या अप्रैल के बाद, अप्रैल में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 दिसंबर तक अगर आपकी कंपनी शुरू होती है तो अगले साल का ही आपका मार्च 31 क्या माना जाएगा, पहला फाइनेंशियल ईयर एंड। यानी हर केस में अगले साल की जो मार्च होती है उसी दिन आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। आइए जरा देख लें। सो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, on or after 1st January, but before 31st March of that year, इसका मतलब 1 जनवरी से 31st मार्च तक। तो क्या होगा भैया, फाइनेंशियल ईयर एंड विल बी 31st मार्च नेक्स्ट ईयर। तो आप ये दिमाग में एक पॉइंट डाल लीजिए कि जब भी शुरू हो आपकी कंपनी, अगले साल की 31 मार्च को ही आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, और उसके बाद तो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता चला जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, इस केस में क्या होगा मेरे भाई, बट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। इस केस में भी मैंने क्या कहा, अगली 31 मार्च को ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल पॉइंट था जो हमने देखा।